नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल टारगेट हिंदी में। आज हम लोग बात करेंगे द्विगु समास के बारे में। और इससे जो पहले 2 वीडियो लेक्चर थे उसमें हमने बात किया था द्विभाव समास के बारे में और द्वंद्व समास के बारे में और बहुब्रीहि समास के बारे में। तो समास का जो चौथा प्रकार होता है वो होता है आपका द्विगु समास। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे द्विगु समास के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग चर्चा करते हैं द्विगु समास के बारे में। देखिए, इसकी पहचान या परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है हम उसी को समझ लेते हैं। देखिए, द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद का मीनिंग होता है पहला पद, वो संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक, देखिए संख्या का मीनिंग होता है नंबर और वाचक का मीनिंग होता है बताने वाला, यानी कि संख्या बताने वाला संख्यावाचक होता है। क्या? पूर्व पद। देखिए, समास वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि समास में प्रायः 2 पद होते हैं। समास में प्राय कितने पद होते हैं? 2। तो समास में प्राय 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। तो द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है यानी पहला वाला पद वो संख्यावाचक होगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है द्विगु समास के बारे में। अब इसमें आप देखेंगे तो आगे चलते हैं, इसमें और भी मुख्य बिंदु हैं। तो मुख्य बिंदु में आप देखेंगे पहला पॉइंट है तत्पुरुष समास से निकला समास, यानी द्विगु समास किस समास से निकला है? तत्पुरुष समास से। और दूसरा पॉइंट है उत्तर पद प्रधान, और ये तीसरा पॉइंट है पूर्व पद संख्यावाचक, ये वही वाला पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट आप मुख्य बिंदुओं में याद रखेंगे। पहला तत्पुरुष समास से निकला समास, दूसरा उत्तर पद प्रधान और तीसरा पूर्व पद संख्यावाचक। ठीक है, तो अगर आप ये 3 पॉइंट याद रखते हैं द्विगु समास के बारे में तो आपको द्विगु समास को समझना बहुत आसान होगा। चलिए एग्जाम्पल की मदद से अब हम इसको आगे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ लिखा गया है समस्त पद और एक तरफ लिखा गया है विग्रह। ठीक है, देखिए पहला है यहाँ पे नवनिधि। नवनिधि का मीनिंग होता है नवनिधि। तो नवनिधि में आप देखेंगे नव लगा हुआ है और त्रिवेणी, त्रिवेणी में देखिए त्रि लगा हुआ है और त्रिलोक, त्रिलोक में त्रि लगा हुआ है। तो नवनिधि में नव का मीनिंग होता है 9 और त्रिवेणी में त्रि का मीनिंग होता है 3, त्रिलोक में त्रि का मीनिंग होता है 3, सप्तद्वीप में सप्त का मीनिंग होता है 7। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक का मीनिंग होता है संख्या बताने वाला। तो नव का मीनिंग 9 हुआ, त्रि का 3, त्रि, सप्त, ये सारे पूर्व पद हैं और ये संख्याओं को बता रहे हैं। जैसे नवरत्न, नवरत्न में नव का मीनिंग 9, चौराहा में चौ का मीनिंग 4, पंचवटी में पंच का मीनिंग 5, तिरंगा में त्रि का मतलब होता है 3 और नवग्रह में नव का मीनिंग होता है 9, दोपहर में 2 का मीनिंग 2 और सप्तऋषि में सप्त का मीनिंग होता है 7। तो ये सारे पूर्व पद हैं, पंच, त्रि, नव, 2, सप्त, ये सारे पूर्व पद हैं। पूर्व पद संख्या वाची है, संख्या को बता रहे हैं। नवरात्र में नव का मीनिंग 9 और चौमासे में चौ का मीनिंग 4, अष्टाध्यायी में अष्टा का मीनिंग होता है 8 और त्रिफला में त्रि का मीनिंग 3, सप्ताह में सप्त का मतलब 7, चौपाया में चौ का मीनिंग 4, चतुष्कोण में चतु का मीनिंग 4, पंचनद में पंच का मीनिंग 5 और त्रिकाल में त्रि का मीनिंग 3। तो ये पूर्व पद सारे क्या हैं? संख्यावाची हैं। और द्विगु समास का पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो ये बहुत ही आसान है। तो ये सारे शब्द आपने देखा है, नवदिनी, त्रिवेणी, सप्त, द्वीप, नवरत्न, चौराया, इन सभी शब्दों में द्विगु समास होगा। चलिए अब हम लोग इसी का विग्रह करना समझते हैं। तो नवनिधि का समास विग्रह होगा नव नदियों का समाहार या 9 नदियों का समाहार। आप देखेंगे त्रिवेणी का 3 बेड़ियों का समाहार, त्रिलोक का समास विग्रह 3 लोकों का समूह, सप्तद्वीप का समास विग्रह सप्त यानी 7 द्वीपों का समूह, नवरत्न का समास विग्रह 9 रत्नों का समूह, चौराहा का समास विग्रह 4 राहों का समूह, पंचवटी का समास विग्रह 5 पंचमढ़ी का समास विग्रह 5 मड़ियों का समूह, तिरंगा का समास विग्रह 3 रंगों का समूह, नवग्रह का समास विग्रह 9 ग्रहों का समूह, दोपहर का समास विग्रह 2 पहरों का समूह, सप्तऋषि का समास विग्रह 7 ऋषियों का समूह, नवरात्र का समास विग्रह 9 रात्रों का समूह, चौमासा का समास विग्रह 4 मासों का समूह, अष्टाध्यायी का समास विग्रह 8 अध्यायों का समूह और त्रिफला का समास विग्रह 3 फलों का समूह और सप्ताह का समास विग्रह 7 दिनों का समूह, चौपाया का समास विग्रह 4 पैर वाला या 4
चौपाया यानी कि चार पैर वाला, चतुष्कोण यानी चार कोण वाला, पंचनद पांच नदियों का समूह, त्रिकाल तीन कालों का समूह। तो इस तरीके से आपने देखा द्विगु समास के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, उसको समास विग्रह करना भी बहुत आसान होता है। अब मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से पूछता है, तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं। आपसे पूछ लिया कि बताइए चौमासा में कौन सा समास है, तो चौमासा में पूर्व पद चौ है, चौ का मीनिंग होता है चार, और जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है वो हमारा कौन सा समास होता है, वो हमारा द्विगु समास होता है। अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो अष्टाध्यायी में अष्टा का मीनिंग होता है आठ, और अगर पूर्व पद आठ यानी संख्या होती है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो वो द्विगु समास का एग्जाम्पल होता है। तो अष्टाध्यायी में द्विगु समास होगा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी का समास विग्रह क्या होगा, तो अष्टाध्यायी का समास विग्रह होगा आठ अध्यायों का समूह। तो एक तो प्रश्न सीधा शब्द देके पूछेगा इस शब्द में कौन सा समास है, और दूसरा पूछेगा इस समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा। तो द्विगु समास से कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। डेफिनेशन से भी प्रश्न बन जाता है कि बताइए वो कौन सा समास होता है जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो द्विगु समास होगा। या दूसरा प्रश्न इस तरीके से बनता है कि द्विगु समास का पूर्व पद क्या होता है, तो संख्यावाचक होता है। या बताइए निम्न में से कौन सा समास तत्पुरुष समास से निकला समास है, तो द्विगु समास होता है, और एक कर्मधारय भी होता है। और आपसे पूछ सकता है कि द्विगु समास का उत्तर पद क्या होता है, तो प्रधान होता है। ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आपसे द्विगु समास से पूछेगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं, आगे की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मुझे आपको एक पॉइंट और क्लियर करना था। जैसे मान लीजिए दशानन है, तो दशानन है, और दूसरा यहाँ पर चतुरानन है। तो दशानन में द्विगु समास भी होगा, बहुब्रीहि समास भी होगा। देखिए दशानन का समास वगैरह करेंगे, 10 हैं आनन जिसके। अब 10 हैं आनन जिसके, तो आप देखेंगे 10 एक संख्या हो गया, और पूर्व पद अगर संख्या होता है तो उसमें कौन सा समास होता है, द्विगु। और यहाँ पे 10 हैं आनन जिसके अर्थात हो गया रावण। तो 10 और आनंद दो पद हो गए, एक 10 हो गया और दूसरा पद हो गया आनंद। लेकिन ये दोनों पद तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, और जब दो पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा करते हैं तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही शब्द में दो समास भी हो सकते हैं, और ऐसी कंडीशन यदि बनती है जैसे दशानन में द्विगु समास भी है बहुब्रीहि भी है, तो एग्जाम में राइट आंसर हम लोग बहुब्रीहि लगाएंगे यदि दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा तो। ठीक है। और दोनों भी ऑप्शन में नहीं दिया है तो दशानन में बहुब्रीहि समास तो है ही। ठीक है। तो दशानन में अगर बहुब्रीहि नहीं दिया है तो द्विगु लगाएंगे, दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो बहुब्रीहि को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। इसी तरीके से नीलकंठ में भी आप देखेंगे, तो नीलकंठ में देखिए क्या होता है, नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका, और नीला है कंठ जिसका अर्थात कौन होता है, शिव होते हैं। तो जब दो पद तीसरे की ओर मिलकर इशारा करते हैं तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यदि एक और बात किया जाए कि कंठ कैसा है, नीला है, तो नील शब्द यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है, और विशेषण होता है विशेषता बतलाने वाला। और किसकी विशेषता बता रहा है, कंठ की, तो यहाँ पर कंठ क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और विशेषण और विशेष वाला समास कौन सा होता है, तो विशेषण और विशेष वाला समास होता है कर्मधारय समास। ठीक है। तो इसमें दो बनेंगे, नील का मीनिंग होता है नीला, और कंठ यानी कि कंठ की विशेषता बता रहे हैं, कंठ कैसा है, नीला। तो यदि विशेषण और विशेष दोनों की बात हो, जैसे यहाँ पे नीला यानी नील यहाँ पे विशेषण है, कंठ यहाँ पे विशेष है, तो विशेषण और विशेष वाले समास की यदि बात होगी तो वो हमारा कर्मधारय समास होगा। और जब दो पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा करेंगे, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो उसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो नीलकंठ में कर्मधारय समास भी है, बहुब्रीहि समास भी है। अगर दोनों एग्जाम में दिया हुआ है तो हम बहुब्रीहि समास को प्रायोरिटी देंगे, अगर दोनों बहुब्रीहि नहीं दिया है तो कर्मधारय को देंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है द्विगु समास और बहुब्रीहि समास से जो कन्फ्यूजन था, जो डाउट क्रिएट होते हैं जिन क्वेश्चंस को लेके, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कर्मधारय समास के बारे में। तो बहुत ही आसान होता है पांचवा समास, कर्मधारय समास। इसमें परिभाषा या पहचान देखते हैं। तो पहला पद दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, या पहला पद दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, और विशेषता बताने वाला क्या होता है, विशेषण होता है। तो यानी पहला पद विशेषण होगा, विशेषता बताता है तो पहला पद क्या होगा, इसमें विशेषण होगा। कर्मधारय समास में पहला पद जो है विशेषण हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब मुख्य तथ्य इसमें देखते हैं। तो उत्तर पद इसका प्रधान होता है। आगे का पॉइंट देखिए, पूर्व पद विशेषण होगा,
उत्तर पद विशेष से होगा। देखिए पहला पद विशेषता बताने वाला है तो विशेषण ही होगा, और जिसकी विशेषता बताएगा वो उत्तर पद होगा, वो विशेष से हो जाएगा, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है विशेष से होता है। तो एक और पॉइंट है, विशेषण विशेष वाला समास या उपमेय उपमान वाला समास भी इसको कहते हैं, या तत्पुरुष समास से निकला समास भी कहते हैं, क्योंकि ये तत्पुरुष समास का ही उत्तर है। तो कर्मधारय समास के बारे में आप 3-4 बातें याद रखेंगे। पहली बात याद रखेंगे, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसमें मुख्य तथ्य याद रखेंगे, उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद विशेषण या उत्तर पद विशेष से होता है, या विशेष या विशेषण वाला समास इसको कहते हैं, उपमेय उपमान वाला समास भी इसको कहते हैं, तत्पुरुष समास से निकला समास भी इसी को कहा जाता है। ये 4-5 बातें आप याद। चलिए एग्जाम्पल की मदद से हम चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है पीताम्बर, ठीक है। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो पीताम्बर यानी पीत का मीनिंग होता है पीला, अंबर का मीनिंग होता है वस्त्र। तो वस्त्र की विशेषता है कि वस्त्र कैसा है, पीला। तो पहला पद दूसरे की विशेषता बताएगा। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, यानी उत्तर पद क्या होता है, विशेष से होता है। तो यहाँ पे पीत विशेषण है और अंबर यहाँ पे विशेष से है। तो यदि पहला पद विशेषता बता रहा है तो दूसरा पद यहाँ पे विशेष से हो जाएगा। और जिस पद में पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद विशेषण होता है वो आपका कर्मधारय समास होता है। मुख की विशेषता है कैसा है, चंद्र जैसा। आनंद की विशेषता है परमानंद में कैसा है, परम आनंद है। विचार की विशेषता है कि विचार कैसा है, सुविचार है। सदधर्म में आप देखेंगे धर्म कैसा है, सदधर्म है। श्वेतांबर में आप देखेंगे अंबर की विशेषता है कैसा है, श्वेत है। लाल टोपी में आप देखेंगे टोपी की विशेषता है टोपी लाल है। नीलांबर में आप देखेंगे अंबर की विशेषता है कि नीला है। महादेव में आप देखेंगे कि देव हैं लेकिन कैसे हैं, महा हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पीत है, चंद्र है, परम है, सुविचार है, इसमें सद है, श्वेत है, लाल है, नीला है, महा है, ये सारे विशेषण हैं। लाल मणि, तो लाल मणि में आप देखेंगे मणि की विशेषता है कैसी है, लाल है। कापुरुष, पुरुष की विशेषता है कैसी है, का है। माल गाड़ी, गाड़ी की विशेषता है कैसी है, माल वाली गाड़ी है। वन मानुष, मानुष की विशेषता है कैसा, वन में निवास करने वाला मनुष्य है। प्रधानमंत्री है या प्रधान अध्यापक है, उसकी विशेषता है कैसा है, प्रधान है। महात्मा की विशेषता यानी आत्मा की विशेषता है कैसा है, महान है। क्रोधाग्नि यानी अग्नि की विशेषता है क्रोध रूपी अग्नि। अधमरा यानी आधा मरा, तो यहाँ पे अध यहाँ पे विशेषण है, मरा यहाँ पे विशेष है। नीलकंठ, नीलकंठ में आप देखेंगे नील यहाँ विशेषण है। कमल लता, लता की विशेषता है कि कैसी है, कनक लता है, सॉरी कनक लता है ये। चंद्रमुख, मुख की विशेषता है चंद्र जैसा है। और लोचन की विशेषता है मृग लोचन है। और महावीर में आप देखेंगे वीर की विशेषता है कि महान वीर है। और कर कमल में आप देखेंगे कमल की विशेषता कर कमल है। प्राण प्रिय यानी प्रिय की विशेषता कैसी है, प्राणों के समान प्रिय है। देह लता, देह लता में देखिए लता की विशेषता है कि देह रूपी लता है। दुरात्मा, आत्मा की विशेषता दुर आत्मा है यानी बुरी आत्मा है। देह दुरा, ये सारे विशेषण है। मिर्च की विशेषता है कैसी है, काली है। चरण कमल में कमल की विशेषता है चरण रूपी कमल है। महाराजा में राजा की विशेषता है कि महान राजा है। और कुटी की विशेषता है पड़ रूपी कुटी है। और चरित्र की विशेषता है कि दुष्चरित्र है। तो आपने इस वाले पॉइंट में कर्मधारय वाले समास में ये बात इंपॉर्टेंट है कि पूर्व पद हमारा क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए। और विशेषण का मीनिंग होता है विशेषता बतलाने वाला, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसको विशेष कहते हैं। तो पूर्व पद विशेषण होगा, उत्तर पद विशेष से होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पीत चंद्र परम, देखिए एक बार और समझ लीजिए, जैसे पीताम्बर में पीत विशेषण है, अंबर की विशेषता बता रहा है। चंद्रमुखी में चंद्र विशेषण है, मुख की विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बतलाने वाला विशेषण होता है। और पूर्व पद जिस समास का विशेषण होता है तो वो जो है आपका कर्मधारय समास होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं कि ऐसा कोई दूसरा समास नहीं होता है जो विशेषण और विशेष वाला समास हो, वो केवल एक ही समास होता है, और वो कौन सा होता है, आपका कर्मधारय समास, ठीक है ना। इस बात से आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि दूसरा कोई समास है ही नहीं जो विशेषण और विशेष वाला हो। चलिए अब हम लोग समास विग्रह करना समझते हैं। तो समस्त पद है, पहला पीताम्बर, पीला है अंबर जिस जो या जिसका, चंद्रमुखी यानी चंद्र के समान मुख वाली। दूसरा देखिए परमानंद यानी परम है जो आनंद। सुविचार, अच्छा है जो विचार। सदधर्म, सत्य है जो धर्म। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। नीलांबर, नीला है जो अंबर।
महादेव, महान है जो देव, लालमणि, लाल है जो मणि, कापुरुष, कायर है जो पुरुष, मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, वन मानुष, वन में रहने वाला मनुष्य, प्रधान अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, महात्मा, महान है जो आत्मा। देखिए आत्मा की विशेषताएं कैसी है, मान है, तो पूर्व पद ये विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है। और विशेषण और विशेष वाला समास कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि की विशेषता है क्रोध रूपी अग्नि, अधमरा, आधा जो मरा, नीलकंठ, नीलकंठ में नीला है कंठ जो, कनक लता, कनक के समान लता, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मृगलोचन। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने समझा था कि उपमेय उपमान वाला समास, तो इसमें आप देखिए इसमें चंद्र मुख, तो चंद्र क्या है यहाँ पे, चंद्र यहाँ पे उपमान है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, तो मुख की तुलना चंद्र से की जा रही है, तो ये उपमेय उपमान हो गए। ठीक है, तो इस कर्मधारय समास को उपमेय उपमान वाला समास भी कहा जाता है। चंद्र के समान मुख, तो मुख की तुलना चंद्र से की जा रही है, इसलिए मुख उपमेय है और चंद्र उपमान है। अब मृगलोचन को समझते हैं। मृगलोचन, मृग के समान लोचन, महावीर, महान है जो वीर। आगे चलते हैं। कर कमल, कर कमल में आप देखेंगे कमल रूपी कर, प्राण प्रिय, कैसा प्रिय है, प्राणों के समान प्रिय। अगला देखिए देहलता, देह रूपी लता, दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, चरण कमल, कमल रूपी चरण, महाराजा, महान है जो राजा, पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी, दुष्चरित्र, बुरा है जो चरित्र। तो देखिए चरित्र की विशेषता है कैसा है, बुरा है, तो बुरा यहाँ की विशेषता को बता रहा है, किसकी, चरित्र की। विशेषता बताने वाला विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण, विशेषण और विशेष वाला समास, विशेषण और विशेष वाला समास जो है आपका क्या होता है, आपका जो कर्मधारय समास होता है, विशेषण होता है। ठीक है, अब यहाँ से एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से पूछेगा वो बात समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस सद धर्म में कौन सा समास होगा, तो धर्म की विशेषता है सद धर्म है, अच्छा धर्म है, और अगर पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है तो एक ही समास होता है, कर्मधारय समास। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछा कि बताइए परमानंद में कौन सा समास होगा, तो परमानंद में कौन सा समास है, तो आनंद की विशेषता है कि आनंद कैसा है, परम है, तो अगर विशेषता बताने वाला शब्द और विशेष्य होता है तो वो कर्मधारय समास होगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए परमानंद का समास विग्रह क्या होगा, तो परम है जो, एक समास विग्रह से प्रश्न बनता है। ठीक है, और भी स्टार्टिंग वाले जो पॉइंट है वहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, एक प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि बताइए जिस समास का प्रथम पद विशेषता बतलाता है वो कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास होता है। अब बताइए कर्मधारय समास का पहला पद क्या होता है, तो विशेषता बतलाने वाला होता है। दो प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न पूछेगा कर्मधारय समास का उत्तर पद कैसा होता है, प्रधान। चौथा प्रश्न पूछेगा कर्मधारय समास का पूर्व पद क्या होता है, विशेषण। पांचवा प्रश्न पूछेगा कर्मधारय समास का उत्तर पद क्या होता है, तो विशेष्य। छठा प्रश्न पूछेगा कि विशेषण विशेष्य वाला समास कौन सा है, तो कर्मधारय। सातवां प्रश्न पूछेगा कर्मधारय समास कौन सा है, तो विशेषण विशेष्य वाला। आठवां प्रश्न पूछेगा उपमेय उपमान वाला समास कौन सा है, तो कर्मधारय। नौवां प्रश्न पूछेगा कर्मधारय समास कौन सा है, तो उपमेय उपमान वाला। 10वां प्रश्न पूछेगा तत्पुरुष समास वाला समास कौन सा है, तो कर्मधारय। और 11वें